हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में द गैसियस स्टेट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गैसियस स्टेट के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो गैसियस स्टेट होता है, इसमें क्या होता है कि यहाँ सिंपल सी इन्फॉर्मेशन दी है। जो गैस होती है कम जगह पे बहुत ज़्यादा आती है। जैसे देखिए, एक सिलेंडर होता है, उसी में बहुत सारी गैस भरी होती है। ठीक है, तो वही यहाँ समझाया गया है कि आप इसको समझ लीजिए कि एक छोटे से सिलेंडर में बहुत सारी गैस आ जाती है। इसका कारण क्या है कि भाई गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं छोटी सी जगह पर। ठीक है, यहाँ भी यही दिखाया गया है कि देखिए यहाँ गैस है, पिस्टन से इसको कंप्रेस किया गया, थोड़ी सी जगह पे आ जाती है आसानी से। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे गैसियस स्टेट की ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई जो गैस है ये हाईली कंप्रेसिबल है। सीधी सी बात यहाँ पे पहले मैंने आपको बता दिया, गैस जो है बहुत कंप्रेसिबल होती है, और ये एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड ये ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है। तो यानी कि एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड ये ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है। इसको कम जगह पर ही हम कंप्रेस करके बहुत सारी भर सकें, ये क्वालिटी होती है गैस में। तो यानी कि कम जगह में आसानी से बहुत सारी गैस आ जाती है। जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जो एलपीजी हम घरों में यूज़ करते हैं। तो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, या जैसे जो ऑक्सीजन होता है जो सप्लाई किया जाता है हॉस्पिटल्स में, इसमें क्या होता है, कंप्रेस्ड गैस होती है, ताकि थोड़े से सिलेंडर में बहुत सारी गैस आ सके। ठीक है, ताकि छोटे सिलेंडर में बहुत सारी गैस आ सके। या जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, जिसको हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है सीएनजी जिसको होती है, जिसको हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, ये भी वही होती है। क्योंकि गैस की देखिए हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस करके स्मॉल सिलेंडर में स्टोर कर सकते हैं और इसको ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गैस हाईली कंप्रेसिबल है। इसका लार्ज वॉल्यूम छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके इसको ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये क्वालिटी है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर की। जो भी चीज़ें गैस में होती हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। मेन चीज़ क्या है, कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कंप्रेस करके दबा के उसको छोटे से सिलेंडर में बहुत ज़्यादा भरा जा सकता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए किचन में कोई चीज़ बन रही होती है, तो हमें दूसरे कमरे से ही पता लग जाता है कि यार किचन में कुछ आज टेस्टी टेस्टी बन रहा है, या घर के बाहर थोड़ा जैसे खड़े होंगे खुशबू आती है, पता लग जाता है। क्यों ऐसा होता है, कैसे हमारे हमारे तक पहुंच जाती है स्मेल इतनी दूर तक? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, एरोमा, जो खुशबू वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो फूड के, वो मिक्स होते हैं गैस के पार्टिकल में, और एयर जो होती है इधर उधर फैल जाती है। एयर बहुत लूजली पैक्ड उसके पार्टिकल्स होते हैं, बहुत लूजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, रैंडमली घूमते रहते हैं दूर दूर तक। तो इसीलिए जो स्मेल होती है गर्म खाने की, आसानी से दूर दूर तक पहुंच जाती है, और लिक्विड और सॉलिड में इतना डिफ्यूजन नहीं होता है। तो सॉलिड और लिक्विड में इतना डिफ्यूजन नहीं होता, आसानी से नहीं फैलती हैं चीज़ें, नहीं घुलती मिलती हैं, क्योंकि पार्टिकल्स इसमें टाइटली पैक्ड होते हैं। लेकिन गैस में पार्टिकल्स बहुत हाई स्पीड पे होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। देखिए जो गैस चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भी गैस हो, जो भी गैस वाले पार्टिकल्स हो गए, जो भी गैस वाला मैटर होता है, उसमें पार्टिकल्स जो किस में होते हैं, हाई स्पीड पे होते हैं, और जो लार्ज स्पेस होता है उनके बीच में। इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से वे आसानी से इधर उधर घूमते रहते हैं इसके पार्टिकल्स, और इसकी वजह से गैस जो है प्रॉपर्टी शो करती है कि वो ईजिली डिफ्यूज हो जाती है अदर गैसेस में। ठीक है, तो गैस की सबसे मेन चीज़ ये पता लग गई, पार्टिकल्स बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, पार्टिकल्स बहुत हाई स्पीड से इधर उधर घूमते रहते हैं, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, और इसकी वजह से दूसरे गैसों में आसानी से इंटरमिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बता रहा है कि जो गैसियस स्टेट होता है
इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं रैंडमली इधर उधर हाई स्पीड पर, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते भी हैं, हिट भी करते हैं, और जो कंटेनर होता है उसकी वॉल से भी हिट करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इनके स्पीड में रैंडम मूवमेंट मतलब इधर उधर मूवमेंट की वजह से ये इधर उधर मूवमेंट की वजह से आपस में टकराते भी हैं, और जो जिस भी कंटेनर में होता है उसकी वॉल से भी टकराते हैं ये। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है इनकी मूवमेंट की वजह से एक्सर्ट करती है, और जो होती है ये गैस क्या करती है, कंटेनर की पर यूनिट एरिया पर वॉल पर, जो कंटेनर की वॉल पर ये प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो प्रेशर एक्सर्ट करती है क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। तो ये जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है कंटेनर की वॉल पर, ठीक है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिगर यहाँ पे दिया है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि देखिए सॉलिड्स में कैसे पैक होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए सॉलिड में कितने टाइटली पैक्ड है पार्टिकल्स, ठीक है। बहुत कम स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, बहुत कम मूवमेंट हो रही है इनकी, ठीक है। और लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स थोड़ा सा लूजली पैक्ड हैं, थोड़ी बहुत मूवमेंट भी हो रही है। लेकिन गैस में क्या है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड हैं और बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। तो आपने ये देखा कि सॉलिड के स्पेस बहुत कम है, मूवमेंट बहुत कम है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस थोड़ा सा बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, वैसे नॉर्मली इसमें भी स्पेस काफ़ी कम है और पार्टिकल्स थोड़ा बहुत मूव करते हैं। लेकिन गैस के केस में आपने देखा कि गैस के केस में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूव करते हैं इधर उधर, और इनके आपस में बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस की कैसे अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद करना है, समझना है, जो नहीं समझ में आया फिर मुझसे पूछना है, ठीक है। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया यहाँ पर, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। देखिए जनरल सी बात है, जो मैटर होता है अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, जैसे कि हमने देखा है कोई भी मैटर हो अपनी स्टेट को भी चेंज कर सकता है। कैसे, देखिए कैसे, हमें पता है जो वाटर होता है मेनली 3 स्टेट में एक्ट करता है, सॉलिड आइस के रूप में, लिक्विड जैसा कि हम वाटर को जानते ही हैं, और गैस जैसा कि हम वेपर भी जानते हैं। तो ये 3 स्टेट है, सॉलिड आइस के रूप में, लिक्विड जो नॉर्मली हम वाटर ड्रिंक करते हैं उसके रूप में, और गैस जो वाटर वेपर होता है तो उसके रूप में। तो आपने देखा कि एक ही मैटर 3 स्टेट में कह रहा है, तो कैसे क्या चेंज कर सकता है, कैसे ही चेंज होता है, क्या होता है जब उसकी स्टेट चेंज होती है, मैटर के पार्टिकल्स को क्या होता है स्टेट चेंज है, वो कैसे होता है, ये सारी चीज़, सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे हो रहा है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। मान लीजिए कोई मैटर है तो कैसे अपनी स्टेट चेंज करता है, तो उसके ऊपर किन किन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले चीज़ हमारे पास आ रही है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अगर मान लीजिए कोई मैटर है और हम उसके टेम्परेचर को चेंज करते हैं, अगर हम उसके टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है उसके ऊपर। तो अगर हम उसके टेम्परेचर को चेंज करते हैं किसी मैटर के, तो क्या फ़र्क पड़ता है अभी आपको पता लग जाएगा। देखिए मान लीजिए आइस है किसी बीकर में, ठीक है, उसको आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, आइस से क्या हो जाएगा वो, भाई बर्फ़ को अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है, बर्फ़ पिघल जाती है और पानी बन जाता है ना। तो आपने क्या देखा, हीट बढ़ाने पर यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर जो बर्फ़ थी वो बदल के किस में कन्वर्ट हो गई, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। तो देखिए हीट से इसका स्टेट भी चेंज हो गया। दूसरे में देखिए मान लीजिए एक बीकर में सिर्फ पानी है, पानी को अगर हम गर्म करते हैं, पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो क्या बनने लगता है, वेपर, भाप बन जाता है। देखिए गर्म करने से फिर इसकी स्टेट चेंज हो गई। तो देख लिया आपने, तो कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर और कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर, दो चीज़ हमने देखा किसकी वजह से हो रहा है, ये हीट को बढ़ाने की वजह से। अगर हीट को बढ़ाया हमने तो आइस किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में। अगर हीट को बढ़ाया हमने
तो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ है जो आप घर में भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखा कि हमने टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई ना, क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर किसी भी सॉलिड का, अगर हम किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, उसके जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज होती है। तो उससे पार्टिकल्स और तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं और तेज़ी से मूव करने लगते हैं। और ये जो एनर्जी सप्लाई होती है हीट की वजह से, ये क्या करती है, ओवरकम कर देती है इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म कर देती है, उसको ओवरकम कर देती है, मतलब उससे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई हो जाती है वहाँ पे, तो उनका वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस से ख़त्म हो जाता है और जो अपनी फिक्स पोजीशन होती है पार्टिकल्स को छोड़ देते हैं और इधर उधर मूव करने लगते हैं। ठीक है, फिर इससे क्या होता है, एक स्टेज ऐसी आती है कि जब सॉलिड जो होता है वो मेल्ट हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। भाई कोई भी सॉलिड आप देखेंगे, ज़्यादा सॉलिड अगर उसको हम हीट करते हैं तो, जैसे मान लीजिए बर्फ़ ही है या मान लीजिए लोहा ही है या मान लीजिए एल्युमिनियम ही है, उसको हीट करते हैं तो क्या पिघल के लिक्विड बन जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बता रहा है कि भाई क्या बता रहा है, एक टेम्परेचर जिस पर क्या होता है, सॉलिड मेल्ट हो जाए और लिक्विड में बन जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही, उसको हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग क्या पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट हो जाए और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यानी कि प्रेशर जो है नॉर्मल एटमॉस्फेयर का प्रेशर होना चाहिए, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जिस पर कोई भी सॉलिड मेल्ट हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमने देखा कि सॉलिड्स को किस तरह से सॉलिड्स जो होते हैं अपनी स्टेट को कन्वर्ट कर देते हैं सॉलिड से लिक्विड में। अब क्या बता रहा है, देखिए इस ब्लू बॉक्स में एक मेल्टिंग पॉइंट ये बताता है कि किसी भी सॉलिड में ये इंडिकेट करता है कि कितनी स्ट्रेंथ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके पार्टिकल्स के बीच में। यानी कि एक सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या बताता है हमें, किसी भी सॉलिड के बारे में ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके पार्टिकल्स के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो कितना है, 273.16 केल्विन। देखिए यहाँ केल्विन में टेम्परेचर बताया जा रहा है। ठीक है, इसको आपको समझना है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज़ द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। जो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग होती है इसी को फ्यूजन भी बोलते हैं, याद कर लीजिए आप। वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक। तो हमने यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग होती है उसमें सॉलिड स्टेट कन्वर्ट होता है लिक्विड में, और इसी को फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए हम बर्फ़ को पिघला रहे थे तो उसमें क्या होता है कि वो जो हीट एनर्जी होती है वो पूरी यूज्ड अप हो जाती है। यूज्ड अप हो जाती है किस में, उसको स्टेट को चेंज करने में, क्योंकि वो क्या करती है, हीट वो ओवरकम करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि पार्टिकल्स के बीच में होता है। तो आपने ये देखा कि जितने भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, मान लो आई से मान लो बीकर में, उसमें हम मान लो जितने भी हीट सप्लाई कर रहे हैं वो सारी हीट एनर्जी यूज़ हो जाती है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए जो पार्टिकल्स के बीच में होता है। ठीक है, ये हो गया। अब जो भी हीट हमने दी वो कहाँ चली गई, अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है कि भाई जो भी हमने हीट दी थी ये हीट एनर्जी कम बाय आइस,
आइस ने एब्जॉर्ब कर ली और कोई उसमें राइज इन टेम्परेचर भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये कंसिडर किया जाता है कि इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज़ नोन एज लेटेंट हीट। जो हीट होती है वो क्या होगी, जाके छुप गई। तो इसमें हो क्या रहा है, इट इज़ कंसिडर दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज़ नोन एज लेटेंट हीट। तो यहाँ पे जो हीट वहाँ पे जाके छुप गई, उसके बीच में छुप गई, कंटेंट जो भी मौजूद था बीकर में उसमें सब छुप गई, तो ये क्या कहते हैं, इसको हम लेटेंट हीट। और यहाँ पे लेटेंट का मतलब क्या है, हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेटेंट हीट के रूप में ये हीट जाके उसी बीकर में छुप गई। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताई जाएगी आपको, इसको ध्यान से समझिएगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज, यानी कि वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि उतनी हीट एनर्जी जो हमें चाहिए होती है क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए। किसको, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होती है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग, वो इस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट तक, उसी को क्या बोलते हैं, उसी हीट को क्या बोलते हैं, वो हीट को बोलते हैं इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये डेफिनेशन याद कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। बहुत ही कॉमन सी डेफिनेशन, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है कि भाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होती है, वो हीट एनर्जी जो हमें चाहिए 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नॉर्मल होता है हमारा, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब प्रेशर कम ज़्यादा नहीं होगा, और उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, तो उसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। उसी हीट को बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। अब जैसे देखिए, जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 273 डिग्री केल्विन बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब होता है 273 डिग्री केल्विन। तो इसमें क्या होता है, इनके पास क्या होता है, हैव मोर एनर्जी, इनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि इनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू व्हाट, जो पार्टिकल्स होते हैं आइस में एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 डिग्री केल्विन, पास मोर एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, जब हम सप्लाई करते हैं हीट एनर्जी को वाटर को, तो पार्टिकल जो है स्टार्ट होने लगते हैं फास्टर, और एट सर्टेन टेम्परेचर क्या होता है, अ पॉइंट इज रीच, एक पॉइंट आता है when the particles have enough energy to break free from force of attraction। एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अलग हो जाते हैं। हीट करते करते एक ऐसा पॉइंट आता है कि अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देते हैं, इतनी एनर्जी उनको मिल जाती है कि उसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था, जब कोई चीज़ हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है, जो पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी होती है उसको ओवरकम कर देती है वो हीट, और वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, इस टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड स्टार्ट होने लगता है इनटू गैस में। अब भाई यहाँ पे लिक्विड है, तो वो लिक्विड जब हीट करते 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 क्या होता है, उसके पार्टिकल्स फ्री होने लगते हैं, तो फिर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगता है, वो गैस में। और द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको याद रखनी है। क्या है कि वो टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड स्टार्ट होने लगता है बॉइलिंग करना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, उसी को उसको बोलते हैं बीपी या बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसी को हम बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमिनन है। ठीक है, मतलब ढेर सारे पार्टिकल्स यहाँ एक साथ करते हैं।
तो जो पार्टिकल्स होते हैं एक बल्क ऑफ लिक्विड से क्या करते हैं, इनफ एनर्जी गेन कर लेते हैं और वो चेंज करते हैं इनटू वेपर स्टेट। तो लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है, वेपर स्टेट में, यानी कि यहाँ से लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज हो रहा है, यानी कि लिक्विड गैस स्टेट में चेंज हो रहा है। तो वो किस पे होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे। जब वो बॉयल होगा तो धीरे धीरे वो बॉयल होने लगेगा और उसके पार्टिकल्स के बीच की एनर्जी ख़त्म होने लगेगी, आपस में अट्रैक्शन नहीं बांध सकते। अब वो इतनी ज़्यादा हीट सप्लाई हो गई तो इसकी वजह से वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, गैस में कन्वर्ट होने लगते हैं। ठीक है, अब वाटर के लिए ये टेम्परेचर कितना होता है ये आपको याद रखना है। वाटर के लिए ये टेम्परेचर कितना होता है ये याद रखना है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसको याद रखिए, छोटा सा फैक्ट है। वाटर के लिए दिस टेम्परेचर इज 373 डिग्री केल्विन। अब आपको ये समझना है कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 273 प्लस 100 इक्वल्स टू 373 केल्विन। तो 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 प्लस 100 के, जो कि 373 केल्विन के बराबर हो गया। इसी तरह से एक और चीज़ है, जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया वैसे ये भी है। क्या हो रहा है यहाँ पर, जो पार्टिकल्स होते हैं स्टीम में, वाटर वेपर 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे इनके पास क्या होती है, मोर एनर्जी होती है देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो इनके पास वेपर में मोर एनर्जी होती है एज कंपेयर टू वाटर अगर सेम टेम्परेचर पे होगा तो। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं स्टीम में ये एब्जॉर्ब करते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम, भाई जो स्टीम में पार्टिकल्स उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है ना, क्योंकि भाई पहले लिक्विड था, लिक्विड ने जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की तो स्टीम में कन्वर्ट हो गए। तो अब स्टीम के पास क्या है, एक तरह से उसके पास थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी है, उन्होंने भी एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब की है किस फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनके पास होती है। ठीक है, अब देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, सॉलिड स्टेट है उसको अगर हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को अगर हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होता है, और गैस को अगर कूल करेंगे तो वो सॉलिड में, सॉरी गैस को अगर कूल करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को फर्दर कूल करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से देखिए इंटर कन्वर्जन सॉलिड, लिक्विड और गैस का होता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ इन्फर कर सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ मैटर होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं दूसरे स्टेट में बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि भाई जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको हम चेंज कर सकते हैं अदर स्टेट में बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो आपको दिमाग में ये रखना है, सिंपल सी बात कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज करना है, इधर से उधर करना है तो चेंज करना पड़ेगा टेम्परेचर। एक और चीज़ आपने देखी, जो सब्सटेंस होते हैं अराउंड अस, हमारे चारों जो सब्सटेंस है वो चेंज करते हैं सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो हमने ये चीज़ नॉर्मली नोटिस कर ली कि जो भी सब्सटेंस है हमारे चारों तरफ, हमने देखा कि भाई कैसे चेंज हो रही है। जैसे पानी है, मान लो स्टेट कैसे चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है और लिक्विड से गैस में चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, क्या करना पड़ रहा है, हमें हीट का एप्लीकेशन करना पड़ रहा है, हमें हीट लगानी पड़ रही है, हमें हीट अप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से चेंज हो रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये अभी 2 पेज डिस्कस कर लिया, लगभग 2 क्या 3 पेज कर लिया हमने, काफ़ी कर लिया। तो गैसेस स्टेट कर लिया हमने, और इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर हमने डिस्कस कर लिया। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी यहाँ बन रहे हैं वो आप करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये पेज नंबर 7 तक ही आज करेंगे हम, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो भी है यहाँ से पेज नंबर 8 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।